वेलकम वेलकम टू अवर चैनल एडवांस सेफ्टी वाला। आज हमारा टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड सेफ्टी मेजर्स। हमारा वीडियो नंबर 24। आई होप आपने हमारा पहले का 23 वीडियो ज़रूर देखे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है एक्चुअली दो ही टाइप का होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो जैसे हम देख रहे हैं नॉर्मली, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। बट वन थिंग, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। क्या है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? इट इज द imbalance of electric charges within or on the surface of a material. The charge remains until it is able to move away by means of an electrical discharge. क्या है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिकल चार्ज का इम्बैलेंस, जो कि एक्चुअली कोई भी मटेरियल या मेटल के सरफेस पे रहता है। लेकिन ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये आपस अपने आप मूव नहीं कर सकता, इसीलिए इसका नाम हो गया स्टैटिक, मतलब ये स्थिर रहता है। ये तब तक डिस्चार्ज नहीं होगा जब तक इसको कोई डिस्चार्ज का पाथ ना मिले। तो ये है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी करके जानते हैं, वो है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस कोई भी कंडक्टर के थ्रू, जैसे कोई मेटल हो गया, कोई केबल हो गया, उसके थ्रू कंडक्ट हो रहा है, मतलब पास कर रहा है, जिसको हम नॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो ये दोनों हो गया हमारा फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा हो सकता है? यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स है जो आप देख सकते हैं। ये फोटोग्राफ्स में एक में दिया हुआ है एक बेल्ट का फोटो, एक कन्वेयर बेल्ट है। इसमें क्या है? फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के द्वारा यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है। इसमें भी सेम ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग, इसमें भी ये जो सरफेस है इस पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। तो ये है क्या है? स्प्लैश फिलिंग। स्प्लैश फिलिंग मतलब अगर कोई भी फ्लूइड यहाँ से फ्लो कर रहा है तो फ्रिक्शन के द्वारा ये जो सरफेस है इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ये जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, डीसी जो है डायरेक्ट करंट, एक होता है ऑल्टरनेटिव करंट, एक है डायरेक्ट करंट। तो हम अभी देखेंगे डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट कैसे है? जैसे ये बैटरी हो गया, सोलर पैनल हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, ये एग्जांपल्स है। ये रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो हम जानते हैं अभी डायरेक्ट करंट है एक्चुअली है क्या, जो अभी बहुत कॉमन है। ये क्या है? इट इज द यूनि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो यूनि डायरेक्शनल हो, एक ही तरफ जाता हो इलेक्ट्रिक चार्जेस। और दूसरा क्या है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू डिस्टिंग्विश पोलैरिटीज। इसमें दो ही पोलैरिटी होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यही हो गया अपना डायरेक्ट। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव करंट। सबसे ज्यादा जो यूज होता है, जो हमारे डोमेस्टिक में भी यूज होता है, इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ये है ऑल्टरनेटिव करंट। ये ऑल्टरनेटिव करंट एक्चुअली है क्या? पहले हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये मान लीजिए एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर है। तो इसमें से तीनों फेज निकला, साथ में जो निकला न्यूट्रल, ये न्यूट्रल। तो ये थ्री फेज से हम ये थ्री फेज मोटर चलाते हैं। ये थ्री फेज से भी हम सिंगल फेज ये स्विच बोर्ड में जा सकता है, और यहाँ पे कोई भी लाइन से, कोई भी फेज से, जो L1 L2 L3 है इसका तीनों फेज है, और एक न्यूट्रल के साथ हम कोई भी लाइट को जला सकते हैं। ये इसका डायग्राम है ऑल्टरनेटिव करंट का। अब हम जानते हैं कि है क्या ये, व्हाट इज ऑल्टरनेटिव करंट? AC, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पीरियोडिकली रिवर्सेस द डायरेक्शन। इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है उसका एक पीरियोडिकली डायरेक्शन चेंज होता है। इट इज अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरेशन। इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है ऑल्टरेशन के द्वारा, इसके टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, तो उसके दौरान ये करंट पैदा होता है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स नहीं है, पोलैरिटी इज नॉट फिक्स्ड इन केस ऑफ एसी। आप कोई भी एसी अगर देखेंगे वो इक्विपमेंट, उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता, उसमें फेज न्यूट्रल ऐसा होता है। फेज में भी ये जो डायग्राम है ये थ्री फेज का है, L1 L2 L3, इसमें इसीलिए थ्री फेज दिखाया हुआ है, ये तीन फेज। नेक्स्ट हम जानेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम एकदम बेसिक प्रिलिमिनरी क्लासेस में पढ़े हैं, फिर भी एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं।
voltage. What is voltage? It is the driving force that causes the electrons to move. वोल्टेज वही ड्राइविंग फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है, वही हो गया वोल्टेज. नेक्स्ट करंट. करंट क्या है? सिंपल, इट इज द चेंज ऑफ चार्जेस विद टाइम. चार्जेस जो चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट. इट इज द क्वांटिटी ऑफ चेंज दैट मूव्स अलोंग ए कंडक्टिव पाथ. सिंपल. नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ये भी बहुत कॉमन है. रेजिस्टेंस इज विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो को रोकता है, वही रेजिस्टेंस है. हर मटेरियल का, हर कंडक्टर का भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है. हर मटेरियल का अपना रेजिस्टेंस होता है. ह्यूमन बॉडी का अलग से रेजिस्टेंस होता है. ये ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है. द रिलेशनशिप बिटवीन V वोल्टेज और रेजिस्टेंस एंड I क्या है? ये है V इक्वल टू आई आर. तो इसमें अगर हमको करंट निकालना होता है तो I होगा V बाई आर. अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो V बाई आई. सिंपल है. इसको हम बोलते हैं ओम्स ट्रायंगल. V वोल्ट्स, I एम्पियर्स, R ओम्स. ये तीनों का तीनों यूनिट यहाँ पे दिया. नेक्स्ट हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू नो. What is electrical hazard? An electrical hazard can be defined as serious workplace hazard that exposes workers to electrical injuries. इलेक्ट्रिकल हैजार्ड क्या है? एक सीरियस वर्कप्लेस हैजार्ड है जो वर्कर को इलेक्ट्रिकल इंजुरी दे सकता है, वो है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड. अब इलेक्ट्रिकल इंजुरीज क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजुरीज दो टाइप का बेसिकली है. एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट. डायरेक्ट इंजरी मतलब डायरेक्ट करंट के कांटेक्ट में आके जो इंजरीज होता है, जैसे इलेक्ट्रोक्यूशन और डेथ ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल शॉक. नेक्स्ट बर्न्स मतलब जल जाना. इनडायरेक्ट में क्या है? फॉल्स और फायर. ये हम डिस्क्राइब करेंगे फोटोज के द्वारा कि इनडायरेक्ट कैसे हो रहा है, फॉल कैसे इलेक्ट्रिकल इंजरी में आया. नेक्स्ट हम बहुत कॉमन कुछ इलेक्ट्रिकल हजार्ड के बारे में जानेंगे. कॉमन हजार्ड जैसे इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग, अगर कोई इक्विपमेंट को प्रॉपर अर्थिंग ना दिया हो तो वो हो गया एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल हजार्ड. नेक्स्ट है एक्सपोज्ड इलेक्ट्रिकल पार्ट्स. अगर आप नेकेड वायर छोड़ दिए या कोई टर्मिनल को ओपन रख दिए, दैट इज एक्सपोज्ड इलेक्ट्रिकल पार्ट्स. नेक्स्ट है इनएडिक्वेट वायरिंग. जहाँ पे वायरिंग सही होना चाहिए वो अगर सही नहीं हुआ तो वो एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल हजार्ड. डैमेज्ड इंसुलेशन, अगर कोई भी केबल का इंसुलेशन डैमेज हो गया तो वो हो गया इलेक्ट्रिकल हजार्ड. कोई भी उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगी. नेक्स्ट है ओवरलोडेड सर्किट. अगर आपने सर्किट का जितना कैपेसिटी है, जो उसका सोर्स है, उससे ज्यादा अगर आपने लोड लगा दिया तो क्या होगा? ज्यादा करंट विथड्रॉ करेगा, वो हो जाएगा ओवरलोड. और ओवरलोड के कारण वो ओवर हीट हो जाएगा, तो इसमें सर्किट बर्न हो जाएगा और ये एक इलेक्ट्रिकल हजार्ड. नेक्स्ट है डैमेज टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. अगर हम डैमेज कोई टूल यूज करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल हजार्ड होने का खतरा है. नेक्स्ट वेट कंडीशन. ये हम बहुत नॉर्मल है कि जैसे गीला हाथ से स्विच नहीं जलाना चाहिए घर में, ये सभी लोग जानते हैं. वैसे गीला हाथों में या गीला कंडीशन में कोई भी इक्विपमेंट्स यूज नहीं करना है, कोई भी पावर टूल को छूना नहीं है, चालू नहीं करना है अगर वो वेट हो या आपका हाथ वेट हो, या फिर अगर आप पानी में खड़े हैं तो इस केस में आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल काम नहीं करना. अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल हजार्ड के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, इलेक्ट्रिक शॉक. क्या है इलेक्ट्रिक शॉक? ये देखिए, जैसे ये भाई डायरेक्ट लाइव लाइन में काम कर रहे हैं, ये लाइव है अगर, तो शॉक लगेगा. लेकिन अगर इसका जो हैंडल है वो इंसुलेटेड है तो शॉक नहीं लगेगा. लेकिन इस केस में भी इनको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हैंडल्स यूज करना चाहिए. ये क्या है? ये डायरेक्ट अगर हम कोई भी मेटल के ऊपर खड़े हैं और लाइव वायर को ऐसे छू लिए तो क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर से, और यहाँ से उसको पाथ मिलेगा ग्राउंड होने के लिए. तो क्या है? डायरेक्ट जो है करंट हमारे बॉडी के थ्रू पास हो रहा है. इस केस में हमको इलेक्ट्रिकल शॉक हो. अच्छा, इसमें एक चीज आपको जानना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रिमेंबर, लो वोल्टेज डज नॉट मीन लो हजार्ड. हम सभी सोचते हैं कि वोल्टेज तो कम है तो फिर कोई हैजार्ड तो है नहीं. अगर मान लीजिए 5 वोल्ट है तो क्या उसमें इलेक्ट्रिकल हैजार्ड नहीं है? जरूर है, क्योंकि ये सिर्फ हैजार्ड जो है वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, करंट के ऊपर भी डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है. अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया तो हीट ज़्यादा जनरेट होगा, फायर होने के चांस है. अगर करंट फ्लो ज़्यादा हो गया
तो शॉर्ट सर्किट होने का चांस है, या ओवर हीटिंग होने का चांस है, या फायर का भी चांस। हम देखते हैं कुछ इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, इलेक्ट्रिकल शॉक क्या क्या रीजन की वजह से होता है। जैसे पाथ ऑफ करंट थ्रू द बॉडी, अगर बॉडी के थ्रू उसको करंट को पाथ मिल गया। दूसरे अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर से कितना एम्पियर करंट फ्लो हो गया तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सपोजर टाइम, ड्यूरेशन ऑफ द शॉक करंट थ्रू द बॉडी, कितना देर तक वो जो शॉकिंग करंट है हमारे बॉडी से पास हो रहा है, ये होगा इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट, बर्न, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोक्यूशन से बर्न होता है। तो यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये एक लाइव फोटोग्राफ है जो बर्न का इंजरी का एक फोटोग्राफ, ओरिजिनल फोटोग्राफ। यहाँ पे एक स्कीमेटिक है, स्कीमेटिक में क्या दिखा रहा है कि फर्स्ट डिग्री बर्न क्या है, सेकेंड डिग्री बर्न क्या है और थर्ड डिग्री बर्न क्या है। फर्स्ट डिग्री में क्या है, इनका जो सरफेस है एपिडर्मिस, जहाँ पे हमारा सबसे ऊपर का स्किन, वो है फर्स्ट डिग्री। अगर ज्यादा पेनिट्रेट हो गया ये बर्न, तो मतलब स्किन के अंदर तक हुआ, तो वो होगा सेकेंड डिग्री बर्न। और थर्ड डिग्री बर्न क्या है, जब बर्निंग टिश्यू तक चला जाएगा, मतलब एपिडर्मिस भी क्रॉस करके जब ये बर्निंग टिश्यू तक पहुंच जाएगा, वो है थर्ड डिग्री बर्न। और ये सबसे खतरादायक है क्योंकि इसमें रिकवर करने का चांस बहुत कम हो जाता है। इसी के बेसिस पे परसेंटेज ऑफ बर्न कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट, इसका हम देखते हैं कि बर्न क्या है, मतलब क्यों होता है, कैसे होता है। ड्यूरेशन ऑफ द बॉडी एक्सपोज टू द करंट, इसमें भी कितना देर तक बॉडी एक्सपोज है करंट के साथ। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ करंट थ्रू द बॉडी, कितना एम्पियर करंट हमारे बॉडी से पास हो गया, उसके ऊपर इसका बर्न डिपेंड करेगा। दूसरा है पाथ टू ग्राउंड, हमारे बॉडी से जब करंट पास हो रहा है तो उसका पाथ कितना स्मूथ है, तो बर्न उतना ज्यादा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोक्यूशन, ये फोटोग्राफ है आपको दिख ही रहा है, लाइव वायर को हम छू लिए तो इलेक्ट्रोक्यूटेड हो। क्या है इलेक्ट्रोक्यूशन? When the electric shock has taken the life of the victim, electrocution is the result. मतलब इलेक्ट्रिक शॉक जब किसी का लाइफ ले लेता है, फर्टालिटी हो जाती है, तो वो है इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इनडायरेक्ट। क्या है इनडायरेक्ट हजार्ड? इलेक्ट्रिकल हजार्ड फॉल फ्रॉम हाइट, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आदमी हाइट से कैसे गिर सकता है। मोस्ट इंजरीज एंड फर्टालिटीज इन्वॉल्व विथ इलेक्ट्रिसिटी आर फॉल्स डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्किंग फ्रॉम अ लैडर और हाइट। मान लीजिए आप कोई भी इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग हायर एलिवेशंस पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप कोई हाइट पे काम की कर रहे हैं या कोई लैडर पे चढ़ के कोई मेंटेनेंस का या रिपेयरिंग का या इंस्पेक्शन का काम कर रहे हैं या टेस्टिंग का, अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, तो शॉक लगने की वजह से हमारे बॉडी में एक झटका लगेगा, हमको एक महसूस होगा झंझनाहट, तो उस केस में हम ऊपर से गिर सकते, लैडर हो या हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म हो, हम ऊपर से गिर सकते हैं। इस केस में इसको बोला जाएगा इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल हजार्ड। ये देखिए लैडर से आदमी ऐसे गिर सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रिक शॉक आपको लग गया हाई। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो प्लांट के लिए जाना जरूरी है, वो है आर्क फ्लैश या आर्क ब्लास्ट। क्या है ये? An arc flash is an electrical breakdown of the resistance of air resulting in an electric arc which can occur. There is sufficient voltage in an electrical system and a path to ground or lower voltage. An arc flash with 1000 amperes or more can cause substantial damage, fire or injury. Temperatures can reach exceeds 35,000 degree Fahrenheit at the arc terminal. आर्क फ्लैश एक्चुअली है क्या, समझाते हैं हम। आर्क फ्लैश इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एयर रिजल्टिंग इन एन इलेक्ट्रिक आर्क, मतलब वहां पे इतना हेवी इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो रहा है कि एयर का जो नॉर्मल रेजिस्टेंस है उसको भी वो क्रॉस कर दिया, और उसमें इतना वोल्टेज जनरेट हो गया जिससे उसको डायरेक्टली ग्राउंड में या लोअर पोटेंशियल में जाने के लिए एयर के द्वारा उसको एक पाथ मिल जाता है, उसको बोलते हैं आर्क फ्लैश। आर्क फ्लैश अगर होता है तो उसमें 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है जो कि सब्सटैंशियल डैमेज कर सकता है, इंजुरी एंड फैटालिटी ऑल्सो।
और 3rd डिग्री बर्न होने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है इसमें, यहाँ तक फर्टालिटी भी हो सकता है। और फायर बहुत कॉमन इसका कंसिक्वेंस है आर्क फ्लैश का, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत हाई टेम्परेचर रीच कर जाता है कुछ सेकंड्स में या कोई मिली सेकंड्स। अब ये जो आर्क फ्लैश है इसका कुछ कॉजेज देखते हैं। क्या है? डस्ट एंड इम्प्योरिटीज, कोरोशन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? अगर मॉइस्चर जम गया अंदर में, पैनल के अंदर में या ट्रांसफार्मर के अंदर में, और वहां पे पानी के द्वारा शॉर्ट हो गया, तो कंडेंसेशन इज वन ऑफ द रिस्क। स्पार्क डिस्चार्ज, आर्क डिस्चार्ज कर रहा है उस टाइम पे स्पार्क हुआ तो आर्क फ्लैश हो सकता है। ओवर वोल्टेज अक्रॉस नैरो गैप्स, अगर दोनों इक्विपमेंट के बीच में गैप बहुत नैरो है और अगर ओवर वोल्टेज हो गया तो आर्क फ्लैश होगा, क्योंकि जो वोल्टेज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाने की कोशिश करेगा थ्रू द एयर। नेक्स्ट, फेलियर ऑफ इंसुलेटिंग, अगर आपने इंसुलेशन किया और इंसुलेशन फेल हो गया तो भी आर्क फ्लैश हो सकता है। जैसे हम लोग काफी जगह में सुने होंगे, जो भी प्लांट में काम कर रहे थे करते हैं उनको भी पता है कि एक्सकवेशन जब होता है तो यूजी केबल अगर उसमें है और हम ध्यान नहीं दिया या फिर उसमें रूट मार्कर नहीं है, अगर उस पर आपका एक्सकवेशन के द्वारा कोई डैमेज हुआ तो उस केस में डायरेक्ट उसका इंसुलेशन डैमेज हो जाता है, तो उस केस में आर्क फ्लैश होता है। जो हम बोलते हैं केबल फट रहा है, केबल फट रहा है मतलब क्या है? उसमें मेटल में डायरेक्ट आर्क फ्लैश होता है। इम्प्रॉपर वर्क प्रोसीड्यूर, अगर आप प्रॉपर वर्क प्रोसीड्यूर फॉलो नहीं किए तो आर्क फ्लैश होता है। आपका जो सेफ वर्किंग प्रोसीड्यूर है या सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है या फिर आपका जो एसओपी का मैनुअल है, उसको पैनल में मेंटेनेंस के टाइम या चार्जिंग के टाइम या ट्रांसफार्मर चार्जिंग के टाइम आपको उसको मेंटेन करना। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली है क्या? कितना मिली एम्पियर मिनिमम हमारे बॉडी से अगर पास हो जाए तो उसका कितना इफेक्ट हो। ये जो करंट है ये कौन सा करंट है मिली एम्पियर? ये है इलेक्ट्रिकल लीकेज करंट। 1 मिली एम्पियर बेयरली परसेप्ट, और 1 मिली एम्पियर लीकेज करंट तो हमको पता भी नहीं चलेगा। अगर 1 से 3 है तो परसेप्शन थ्रेशोल्ड, किसी किसी को लगेगा किसी किसी को नहीं लगेगा, ये परसेप्शन के ऊपर। 3 to 9 मिली एम्पियर, इसमें आपको झंझनाट महसूस होगा, पेनफुल सेंसेशन। 9 to 25 मस्कुलर कंट्रैक्शन, कैंट लेट गो। 25 to 60 रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, इसमें क्या है? फंक्शन ऑफ द लंग्स स्टॉप, इस केस में आप फेटाल हो सकते हैं। 60 मिली एम्पियर से अगर ज्यादा है तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, हमारा हार्ट जो है उसका वेंट्रिकल, उसका फिब्रिलेशन हो जाता है, मतलब हार्ट मसल, हार्ट पंपिंग ट्राइज टू स्टॉप, वो धीरे धीरे स्टॉप होने का कोशिश करता है, वो होता है। इस केस में भी फिब्रिलेशन के टाइम पे भी अगर हो गया तो फैटल होने का चांस सबसे ज्यादा है। 4 एम्पियर, अगर 4 एम्पियर से ज्यादा है तो आप हार्ट को कोई बचा नहीं सकता। हार्ट पैरालिसिस मतलब हार्ट मसल्स पूरा बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, हार्ट पंपिंग बंद हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हार्ट पैरालिसिस। तो डेथ अनिवार्य, मृत्यु अनिवार्य। और 5 एम्पियर से ज्यादा है तो पूरा टिश्यू बर्निंग होगा, और ऑर्गन फेलियर तो होगा ही, टिश्यू बर्निंग आपका पूरा बॉडी में आग पकड़ लेगा अगर लीकेज करंट एक्सीड्स 5 एम्पियर और मोर। इसमें ध्यान दीजिएगा ये मिली एम्पियर में था और ये एम्पियर में है, मतलब इससे 1000 गुना ज्यादा। हम अभी नॉर्मली कुछ बेसिक चेक्स करेंगे इलेक्ट्रिकल, अगर इक्विपमेंट आपको यूज करना है। सबसे पहले तो इंसुलेशन चेक कर लेंगे कि केबल जो है उसका इंसुलेशन सही है क्या। प्लग पॉइंट चेक करेंगे डैमेज है कि नहीं, अगर डैमेज है तो यूज नहीं करना है, रिप्लेस करना है। अगर आपका कोई एक्सपोज्ड पार्ट है दैट शुड बी कवर्ड बाय इंसुलेशन प्रॉपर्ली। इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इसमें आपको वेट फिंगर नहीं लगा। बर्न मार्क और डिसकलरेशन, अगर आपका कोई भी पैनल या कोई प्लग टॉप में यहाँ पे बर्न ऑफ हो गया, मतलब कोई भी कारण यहाँ पे ओवर हीटिंग की वजह से हो, आर्क फ्लैश की वजह से हो, यहाँ पे काला पड़ गया या बर्न मार्क दिख रहा है, तो अगर ये है इसका मतलब ये अंदरूनी पार्ट, इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट डैमेज हो गया, इसको रिप्लेस आपको करना पड़ेगा या रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। आउटर केबल इंसुलेशन नॉट सिक्योर्ड इनटू द प्लग, ये जो है ये अंदर तक ये इंसुलेशन आना चाहिए, यहाँ पे एक्सपोज नहीं।
तो ये था बहुत बेसिक कुछ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के कुछ बातें। हम इलेक्ट्रिकल शॉक को लेके स्पेशली एक अलग एक वीडियो सेशन बनाने वाले हैं, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक शॉक और अगर शॉक लग गया व्हाट वुड बी द फर्स्ट एड मेजर, और फर्स्ट एड मेजर के साथ शॉक ट्रीटमेंट एक चार्ट होता है कि क्या क्या प्रोसीड्योर आपको फॉलो करना है, उसके बारे में हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का वीडियो हमारा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे या फिर आप हमारे बहुत सारे वीडियो अगर देखे हैं, अगर आपको कोई भी टॉपिक लगता है कि कुछ हमसे गलती हुआ हो या फिर आप कोई नया टॉपिक चाहते हैं जो हम डिस्कस करें, प्लीज़ कमेंट। एंड ये हमारा यूट्यूब चैनल है एडवांस सेफ्टी वाला। ये एडवांस सेफ्टी वाला जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप विजिट कीजिए, आपको 24 वीडियो सभी अलग अलग टॉपिक्स के मिलेंगे। और आप हमारे फेसबुक पेज पे विजिट कर सकते हैं। और मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, इफ़ यू आर अ सेफ्टी पर्सन, सेफ्टी प्रोफेशनल और एन इंजीनियर, and if you want to switch your job, or if you are seeking a new job, or you are a fresher, you can comment your mail id here, because lots of viewers from industries and other fields, they are also watching our videos, so they can watch your mail id, and you can write your basic qualification with your mail id. And if they see that this person need a job regarding this, then there may be a contact, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, तो इसमें अच्छा रहेगा अगर आपने मेल आईडी दिया। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो मेल आईडी के द्वारा आपको मेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप अपने पर्सनल नंबर तो मैं नहीं बोलूँगा देने के लिए, लेकिन अगर आपने मेल आईडी छोड़ दिया तो शायद कोई कांटेक्ट हो पाए। आप अपना बेसिक क्वालिफिकेशन और आपने कहाँ तक पढ़ा, क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ पे जॉब करते हैं, ये हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि आपका जो रीच है वो कोई दूसरे व्यूवर तक पहुंच जाए। तो ये था हमारा एक प्रयास ये हमारे YouTube चैनल के द्वारा। तो इफ़ यू लाइक आवर चैनल, प्लीज़ कमेंट and subscribe to our channel, press the bell icon for further video notifications. Thank you. Thank you all.